मोहन और शीला ने अपनी बेटी तमन्ना की शादी धूमधाम से रवि के साथ की। रवि एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था, जबकि मोहन एक गरीब मजदूर। लेकिन रवि और उसकी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो घर को अच्छे से संभाल सके। इसीलिए रिश्ता तय हो गया और तमन्ना और रवि की शादी हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी कुछ टाइम बाद रवि को अपने बिजनेस में कुछ घाटा हो जाता है। वो इधर उधर अपने दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे मांगने के लिए जाता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तभी एक दिन रवि को ख्याल आता है कि क्यों ना वो अपने ससुराल से पैसे मांग ले, और यही सोचकर वो एक दिन मोहन और शीला से मिलने घर जाता है। बाबा बस कोई 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख? बेटा, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? दामाद जी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मुझे 2 दिन का समय दो, मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है बाबा, जब पैसों का इंतजाम हो जाए तो मुझे बता देना। रवि के चले जाने के बाद शीला मोहन से कहती है, क्यों कहा दामाद जी से झूठ? भला हम 5 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? देखा नहीं तुमने दामाद जी कितने परेशान थे। शीला तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारी बेटी इतने बड़े घर में ब्याही गई है। अगर कहीं ऐसा हो कि बिजनेस में और ज्यादा लॉस हो जाए तो वो बिटिया को घर ही ना छोड़ दे। पर 2 दिन में पैसों का इंतजाम तुम कैसे करोगे भला? हमारे पास तो इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। सोच रहा हूँ घर को बेच देता हूँ। घर? हाँ, घर बेच दोगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम देख लेंगे शीला, लेकिन बेटी का घर बसा रहना चाहिए। फिर दामाद जी ने कहा तो है कि 6 महीने में पैसे दे देंगे। मोहन गांव के ही एक अमीर आदमी को अपना घर 5 लाख में बेच देता है और सारा पैसा वो रवि को दे देता है। रवि वो पैसा लेकर अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर लेता है और उसका काम भी बहुत अच्छा चल पड़ता है। काफी दिन हो गए तमन्ना, हम तुम्हारे घर नहीं गए। चलो इस संडे हम घर चलते हैं। नहीं नहीं रवि, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत गर्मी है और मेरे मायके में तो पंखा भी बहुत धीरे चलता है। कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम बचपन से वैसे ही माहौल में पली बड़ी हो। तब की बात और थी, लेकिन अब मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती। मुझे यही अच्छा लगता है। कैसी लड़की हो तुम? तुम्हें अपने माँ बाप की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तभी रवि तमन्ना से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी फोन आ जाता है और पता चलता है कि तमन्ना के पिताजी गुजर गए हैं। तब तमन्ना रवि के साथ अपने घर जाती है। ये सब कैसे हो गया माताजी? पता नहीं, अच्छे भले बैठे हुए थे, अचानक से सीने में दर्द हुआ और गुजर गए। क्रियाकर्म पूरा करने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रवि भी तमन्ना के साथ वापस आ जाता है। कल सुबह मेरी बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसलिए मैं चला आया। लेकिन तुम्हें वही अपनी माँ के पास रुकना चाहिए था तमन्ना। ना बाबा ना, मुझे तो डर लग रहा था। किस बात का डर लग रहा था? तुम्हें अपनी माँ के साथ होना चाहिए था। पता नहीं माताजी क्या सोच रही होंगी। अरे तुम मेरी माँ को नहीं जानते। वो कुछ भी ऐसा वैसा नहीं सोच रही होंगी, बल्कि वो तो खुश होंगी कि उनकी बेटी इतने बड़े घर में खुश है। मैं परसों ही माताजी से मिलने के लिए जाऊंगा। आगे का जो भी कुछ करना होगा वो मैं खुद देख लूंगा, और फिर मुझे उनसे कुछ काम भी है। रवि मन ही मन सोचता है कि वो 5 लाख जो उसने लिए थे वो परसों वापस कर देगा, और उधर गांव में शीला बिल्कुल अकेली पड़ गई। मोहन ने घर बेचने के बाद 6 महीने की मोहलत मांगी थी कि रवि पैसे दे देगा तो वो घर वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया और मोहन गुजर गया और शीला के सर पर छत भी नहीं थी। जिसने घर खरीदा था उसने शीला को घर से निकाल दिया। 2 दिन बाद जब रवि वहां पहुंचा। क्या आप बता सकते हैं कि शीला जी कहाँ पर हैं? अरे तुम तो उसकी बेटी के पति हो, क्या बताऊं दामाद जी। बेचारी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पति चला गया, घर बेचकर किसी को 5 लाख दिए थे, 6 महीने की मोहलत मांगी थी, वो भी पूरी हो गई। लेकिन जिसने मकान खरीदा उसने शीला को निकाल दिया। हमने बहुत रोका, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। अब तो भगवान ही उसे देखे। ये सुनकर रवि को बहुत दुख होता है और वो मन ही मन अपने आप को बहुत कोसता है कि जब उसके पास पैसे थे तो वो पहले ही देने क्यों नहीं आया। वो इधर उधर अपनी सास के बारे में पता करता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि शीला कहाँ चली गई। घर जाकर, तमन्ना, आज मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ वहां नहीं रहती। अरे ऐसे कैसे नहीं रहती माँ? माँ के पास तो कोई और ठिकाना ही नहीं है, और वो तो हमारा अपना घर था, माना कि छोटा है।
नहीं तमन्ना, अब वो घर भी तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए में उसे बेच दिया है। क्या कह रहे हो? 5 लाख? माँ बाबा ने 5 लाख का क्या किया होगा? मेरी शादी में तो उन्होंने थोड़ा सा ही पैसा लगाया था। तुम ही सोचकर बताओ, आखिर उन्होंने 5 लाख का क्या किया होगा? तुम्हें रुपयों की पड़ी है और मुझे चिंता हो रही है कि आखिर तुम्हारी माँ कहाँ चली गई। चलो तमन्ना, हम तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। अरे हम कहाँ ढूंढ लेंगे? तुम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा दो, और फिर ये तो तुम्हारा काम है कि तुम ढूंढो। तभी वहां पर तमन्ना की सास आ जाती है। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है बेटा। पता नहीं इस लड़की को तो अपने माता पिता से बिल्कुल भी मोह नहीं है। पिता के गुजरने के बाद भी वो अपनी माँ के साथ नहीं रुकी। रुक जाती तो हमें पता चल जाता कि क्या चल रहा है। अब इतनी बड़ी जगह में उन्हें कहाँ ढूंढे? रवि बहुत परेशान हो जाता है। वो 2-3 बारी शीला को देखने के लिए उसके घर पर जाता है, लेकिन वहां पर अब काम चल रहा था। इधर उधर आते जाते वो हमेशा सड़कों पर शीला को खोजता रहता, और तमन्ना को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो तो मजे से पूरा दिन घर में आराम से लेटी रहती, खाती रहती, टीवी देखती रहती। उसे अपनी यह अमीरी बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि बचपन से ही उसने बहुत गरीबी देखी थी और वो हमेशा से चाहती थी कि वो अमीर घर में ब्याही जाए। देखते ही देखते 2 महीने निकल जाते हैं। शीला का कहीं पता नहीं था। रवि उसे हर जगह देख चुका था, और उधर शीला दाने दाने को मोहताज हो गई थी। वो जहां कहीं भी खाना बट रहा होता, उस लाइन में लग जाती, मंदिर के बाहर बैठ जाती या फिर सड़क किनारे बैठ जाती। जो कोई पैसे देकर चला जाता, उसी से कुछ खरीद कर खा लेती। एक दिन एक औरत, अरे मैया, इतनी गर्मी में भरी दोपहरी में यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तेरे को देखने वाला कोई भी नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मेरी बेटी है, बहुत बड़े घर में ब्याह था मैंने उसे। तो फिर अपनी बेटी के घर क्यों नहीं चली जाती? ना बाबा ना, बेटी के ससुराल में जाकर क्यों रहूं? लोग क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? वो औरत शीला के हाथ में 10 रुपए रखकर वहां से चली जाती है। शीला मन ही मन सोचती है, तमन्ना कितनी बदली बदली सी लग रही थी जब उसके बाबा गुजरे। मैंने तो सोचा था कि वो माँ को गले लगाएगी और मेरे पास कुछ दिन रुकेगी, लेकिन वो तो मुझसे ऐसे दूर हो गई जैसे कि मुझ में कांटे लगे हैं। मैं तो तभी समझ गई थी कि मेरी बेटी अमीर घर में जाकर बदल गई है। अब उसके घर जाकर रहूं? ना बाबा ना, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सोचते सोचते शीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उधर तमन्ना के घर पर। मैंने तुम्हारी माँ के लिए पुलिस में कंप्लेन कर दी है, लेकिन पुलिस वालों ने कहा है कि काफी समय हो गया है, पता नहीं वो मिलेंगे भी या नहीं। तुम तो बड़े अजीब आदमी हो। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? कहीं न कहीं तो रही होंगी ना। सच बताओ तमन्ना, तुम अपने माँ बाप की सगी औलाद तो थी ना। मैंने आज तक किसी औलाद को इतना कठोर दिल नहीं देखा। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि तुम्हारी गरीब माँ दर दर की ठोकरें खा रही होगी। पर तमन्ना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टेबल पर रखे हुए सेब को उठाकर खाने लगती है, और रवि गुस्से में वहां से चला जाता है। काफी समय और बीत जाता है। एक दिन रवि किसी काम से दूसरे शहर के लिए जा रहा था कि तभी वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, और उसकी नजर सड़क किनारे लग रहे एक भंडारे पर चली जाती है। वहां लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी उसकी नजर शीला पर पड़ती है। वो फटे हाल लाइन में खड़ी हुई अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये देखकर रवि हड़बड़ा जाता है, और जाम से अपनी गाड़ी को किसी तरह साइड में लगाकर वो भागकर शीला के पास जाता है। माताजी आप यहाँ हो, और मैंने आपको न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा। आप चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ जाती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। वो मेरी बेटी का ससुराल है। माताजी मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अभी चलकर मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। रवि लगभग शीला का हाथ खींचता हुआ उसे गाड़ी में लाकर बिठा देता है और घर की तरफ चल देता है। अपनी माँ को भिखारी के रूप में देखकर तमन्ना हैरान हो जाती है। ये तुमने क्या हाल बना रखी है माँ? मेरी ससुराल में आने से पहले हुलिया तो ठीक कर लिया होता। चुप रहो तमन्ना, तुम्हें अपनी माँ की हालत नहीं दिख रही। अभी भी तुम्हें अपने अमीर होने का घमंड हो रहा है। जिस शान और शौकत के तुम मजे ले रही हो, मत भूलो ये सब तुम्हारी गरीब माँ की वजह से ही है। ये तुम क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। वो तो तुम्हारे पिताजी ने मुझे तुम्हारी कसम दी कि कभी तुम्हें पता ना चले कि 5 लाख रुपए उन्होंने अपना घर बेचकर मुझे बिजनेस के लिए दिए थे। मुझे पैसे देने में थोड़ी देर हो गई, तब तक वो गुजर गए और उस मकान मालिक ने माँ को निकाल दिया। लेकिन आज जो तुम खाती पीती हो, जिन चीजों पर तुम इतराती हो, वो सब तुम्हारे गरीब माँ की बदौलत है। नहीं नहीं बेटा,
जो कुछ भी हमारा था वो सब तमन्ना का ही तो था। तमन्ना को जब हकीकत पता चलती है तो वो अपनी माँ के पैर पकड़ लेती है, रो रो कर माफी मांगती है। शीला तमन्ना को माफ कर देती है। रवि शीला को उसके बाद अपने साथ ही रखता है। अब तमन्ना और रवि और शीला रवि की माँ का ख्याल रखते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। रेवती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसके पति के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो अपनी 10 साल की बेटी को लेकर दर बदर भटक रही थी। तब वो अपनी बेटी को लेकर शहर चली आई और मेहनत मजदूरी करने लगी। शहरों में बन रहे अंधाधुंध घरों की भीड़ में रेवती को काम मिल गया। वो अपनी बेटी अंजलि को बिठाकर वहां पर कभी ईंटें सर पर ढो रही थी तो कभी मिट्टी तसले में डालकर चढ़ा रही थी। वहीं उसने 500 रुपए में एक झुग्गी भी किराए पर ले ली थी। फिर अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दिया। देखो अंजलि बेटा, दिल लगाकर पढ़ाई करना। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत कामयाब बनो, सब लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमें और जिंदगी में तुम मजबूत बनो। हाँ माँ, मैं पढ़ाई करूंगी और बहुत अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ी आदमी भी बनूंगी और फिर तुझे इस तरह से काम भी नहीं करने दूंगी। अपनी इतनी छोटी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रेवती को खुशी हुई। अंजलि के स्कूल जाते ही रेवती काम पर निकल जाती। इसी तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अंजलि 12वीं क्लास में आ गई। इतने सालों में रेवती ने अपने लिए एक और काम तलाश कर लिया था। अब वो लोगों के घरों में काम करती थी। रेवती, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। हाँ साहब, बहुत अच्छी है। 10th क्लास में तो उसने इतने अच्छे नंबर लाए थे कि मैडम ने स्कूल में बुलाकर शाबाशी दी थी मेरे सामने। बहुत मेहनती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरी सहायता हो जाएगी। उसे कहना दिल लगाकर पढ़ाई करे। मेरे जानने वाले हैं, उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं उसे वहां पर नौकरी दिला दूंगा। ये तो आपकी मुझ पर बहुत कृपा होगी मालिक। रेवती घर आती है। माँ, तुम्हें पता है आज स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना था, मैंने वो भर दिया और उसका पेपर अगले हफ्ते है। अगर मेरे उसमें अच्छे नंबर आएंगे तो मुझे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और उसके बाद मेरा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी तेरे लिए खुशखबरी है। तुझे पता है जहां मैं काम करती हूँ वहां के मालिक ने बोला है कि अगर तू अच्छे से पढ़ाई करेगी और अच्छे नंबर लाएगी तो वो एक बड़े ऑफिस में तेरी नौकरी लगवा देंगे। सच में माँ? फिर तो मैं दिल लगाकर पढ़ाई करूंगी। इसी तरह अंजलि ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और वो अच्छे नंबर से पास हो गई। फिर उसे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। एक दिन रेवती को 103 डिग्री बुखार था। जब वो अपने काम पर गई, अरे तुझे तो इतनी तेज बुखार है, तू काम कैसे करेगी? मालकिन, काम तो मुझे करना ही होगा। मेरी बेटी का कॉलेज में एडमिशन हुआ है। उसकी बहुत सारी जरूरतें हैं जो मुझे पूरी करनी है। अगर छुट्टी कर लूंगी तो पैसे कट जाएंगे। पर इतनी तेज बुखार में तू काम कैसे करेगी? ऐसा कर, मैं तेरे आज के पैसे नहीं काटूंगी, पर तू जाकर घर पर आराम कर। मालकिन की मेहरबानी से रेवती घर आ जाती है और आराम करती है। अगले दिन फिर से वो अपने काम पर लौट जाती है। उसे बस पैसे चाहिए थे ताकि वो अपनी बेटी को किसी के सामने भी कमतर महसूस ना होने दे। अंजलि का एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तब रेवती उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे उसकी पसंद के 2-4 सूट दिला देती है। अंजलि कॉलेज में जाती है। इतने बड़े कॉलेज को देखकर अंजलि अपने कपड़ों को देख रही थी। वो बिल्कुल सादा थे। वो कॉलेज से घर आती है तो उदास होकर बैठ जाती है। क्या हुआ अंजलि, तू खुश क्यों नहीं है? क्या कॉलेज में कुछ हुआ है? तुझे कॉलेज तो पसंद आ गया है ना? माँ, कॉलेज तो बहुत बड़ा है और तुम्हें पता है वहां पर सब अमीर अमीर लोग आते हैं। उनके सामने आज मेरे कपड़े बहुत ही फीके लग रहे थे। माँ, मुझे कुछ उन जैसे कपड़े दिला दो ना। और नए कपड़े? मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे, पर तू फिक्र मत कर, मेरे साथ चलकर अपनी पसंद के कपड़े ले लियो। ये सुनकर अंजलि अपनी माँ के गले लग जाती है, लेकिन रेवती सोच विचार में पड़ जाती है। फिर वो अगले दिन एक घर में जाती है और वहां के मालिक से बोलती है, मालिक, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। बेटी का बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है, उसे कुछ कपड़े दिलाने हैं। मुझे कुछ एडवांस दे दो। देखो रेवती, मैं वैसे तो इस चीज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता, लेकिन तुम सालों से मेरे पास काम कर रही हो और मैं जानता हूँ तुम सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ, लेकिन हर सैलरी में से काट लूंगा। रेवती हाथ जोड़कर खड़ी थी। मालिक उसे पैसे दे देता है और वो घर आती है और अंजलि को लेकर फिर बाजार जाती है और उसे कुछ वेस्टर्न ड्रेस दिला देती है। घर आने पर, देख मेरी बेटी अंजलि, तू मेरी बात का बुरा मत मानना। बड़े कॉलेज में जाने का तेरा सपना था और तेरा सपना सिर्फ पढ़ाई करना है। ये कपड़े, ये दिखावा,
ये सब धरा का धरा रह जाता है। इंसान की पहचान उसके व्यवहार से और उसकी पढ़ाई से होती है। बस बेटी, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, 1-2 साल की बात है। अंजलि को पहली बार ऐसा लगा जैसे कि माँ ने उसे कपड़े दिलाकर उस पर एहसान किया है और वो ताना मार रही है। ये बात अंजलि के मन में बैठ गई और उसे पहली बार रेवती से चिढ़ हुई। हाँ माँ, मैं जानती हूँ मुझे पढ़ाई करनी है, पर अब ऐसे सड़े हुए कपड़ों में भी तो नहीं जा सकती। तुमने देखा नहीं वहां पर कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर लड़कियां आई हुई थी। लगता है तुझे बुरा लगा। अंजलि कुछ नहीं कहती और गुस्से में चुपचाप बैठ जाती है। अगले दिन वो वेस्टर्न कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। आज उसे सारे कॉलेज के सामने और लड़कियों के सामने अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे वो उन्हें देखकर अपनी आदतें बदल रही थी, जिसके लिए रेवती कभी इससे तो कभी उससे पैसे मांगकर अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी कर रही थी। जैसे तैसे करके रेवती के कॉलेज के दिन पूरे हुए और मालिक ने उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी पर लगवा दिया। अंजलि की तनख्वाह भी अच्छी खासी थी। देखो अंजलि बेटा, यहाँ के मालिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और रेवती सालों से मेरे पास काम कर रही है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने बहुत मेहनत से ये पढ़ाई करी है। तुम दिल लगाकर यहाँ पर काम करना और कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। डोंट वरी अंकल, मैं यहाँ पर दिल लगाकर काम करूंगी और शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। अंजलि जब घर आती है तो रेवती बहुत खुश होती है। भगवान का शुक्र है, आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज मेरी मेहनत रंग ले आई। अब दिल लगाकर काम करना और खूब तरक्की करना। हाँ माँ, बिल्कुल। तुम्हें पता है कितना बड़ा ऑफिस था और मुझे अपना एक केबिन भी मिला है जिसमें बैठकर मैं काम करूंगी। और तुम मेरी सैलरी सुनोगी तो हैरान हो जाओगी। अब हम इस झोपड़ी में नहीं रहेंगे, अब हम अपने लिए घर लेंगे। रेवती बहुत खुश थी। अंजलि भी धीरे धीरे ऑफिस में काम सीख कर बहुत अच्छा काम करने लगी थी। और जब उसे पहली सैलरी मिली तो उसने अपनी माँ को देते हुए कहा, माँ, ये मेरी पहली सैलरी है और मैंने एक किराए का घर भी देख लिया है। हम लोग वहां शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी जो पैसे बचेंगे उन्हें सोच समझ कर खर्च करना। अब हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रही हो। देख लेना, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हाँ मेरी बेटी, सब सही हो जाएगा। अंजलि ने नया घर देख लिया था। वो लोग वहां पर शिफ्ट हो गए। इसी तरह 2-3 महीने निकल चुके थे कि एक दिन रेवती को उसकी पड़ोसन ने रोककर कहा, अंजलि, सुनो मेरी बात। तुम तो इतने बड़े ऑफिस में जॉब करती हो और तुम्हारी माँ घरों में बर्तन मांजने का काम करती है। तुम उसे घर में रहने के लिए क्यों नहीं कहती हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, अच्छी सैलरी लेती हो, रोज ऑटो से आती जाती हो और तुम्हारी माँ? अंजलि उस औरत को कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में पैर पटकते हुए घर आ जाती है। क्या हुआ अंजलि, आज ऑफिस में कुछ हो गया है क्या? नहीं माँ, ऑफिस में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस घर में बहुत कुछ हो रहा है। आज पड़ोसन ने मुझे ताना दिया कि तुम इतने बड़े ऑफिस में जॉब करती हो, ऑटो से आती जाती हो, तुम्हारी माँ घरों में बर्तन मांजती है। माँ, मैं उन्हें क्या बताऊं कि मैं तो लड़की हूँ, पराया धन हूँ, शादी करके चली जाऊंगी। फिर तुम्हें तो खुद ही सब कुछ करना है। लोगों को इतनी बात समझ में नहीं आती है। वो तो चाहते हैं कि मैं अगर इतनी अच्छी जगह काम कर रही हूँ तो अपनी माँ को बैठा कर खिलाऊं। ये कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। रेवती सोच में पड़ गई। ये आज अंजलि ने कैसी बात कर दी? क्या उसे अपनी माँ की तकलीफ नजर नहीं आती? उसे क्या दिख नहीं रहा कि मुझे तो अब कम दिखाई देने लगा है? जैसे तैसे बसों में धक्के खाकर वहां तक जाती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ। मैंने आज तक कभी अंजलि से 1 रुपया भी नहीं मांगा, फिर भी वो ऐसा सोचती है। और उधर कमरे में बैठी हुई अंजलि सोच रही थी कि माँ को घर में नहीं रखना चाहिए। बहुत हिम्मत करके अगले दिन वो अपनी माँ से कहती है, अब माँ, तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती हूँ और तुम लोगों के घरों में बर्तन मांजती हो। यहाँ पर भी लोग बातें बनाने लगे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कहीं पर एक छोटा सा कमरा लेकर दे देती हूँ। ये तू कैसी बातें कर रही है बेटी? हम 2 जने हैं। क्या तू मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती? तो फिर ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ये कहकर रेवती अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है, लेकिन अंजलि उसे नहीं रोकती। अंजलि अपनी दुनिया में मगन हो जाती है और रेवती इसी तरह लोगों के घरों में काम करती रहती है कि तभी एक दिन उसे वो मालिक मिल जाता है जिसने अंजलि की नौकरी लगाई थी। जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो बहुत नाराज होता है और सीधा अंजलि के पास जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आई अंजलि? जिस माँ ने तुम्हें अपनी हाड़ तोड़ मेहनत करके पाला पोसा, आज तुमने उसे ऐसे अकेला छोड़ दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? 103 बुखार में काम किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मेहनत करते हुए। उन्होंने कोई अलग काम नहीं किया। सबके माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। अपने दोस्त और अंजलि की बातें सुनकर वो वहां पर आ जाता है। तुम तो कह रही थी कि ये लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतनी मेहनत करने वाली माँ को इसने अकेला छोड़ दिया।
तो वो मेरी कंपनी से क्या वफादारी करेगी। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी कंपनी से निकालता हूं। ये सुनकर अंजलि के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो वहां से सीधा अपनी माँ के पास जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है। अंजलि बेटा, घमंड तो किसी का भी नहीं टिका। तुम्हें किस बात का घमंड हो गया था? क्या तुम्हें अपनी माँ के साथ शर्म आ रही थी? तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफ में जीवन गुजारा है और तुमने खुद मुझे तकलीफ में छोड़ दिया। माँ, मुझे बहुत शर्म आ रही है, माफी मांगती हूँ और आज के बाद तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। मैं तेरी बेटी नहीं, बेटा हूं। अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है। तब रेवती उस मालिक के पास जाकर विनती करती है और फिर वो उसे दूसरी जगह नौकरी दिला देता है। उसके बाद अंजलि और रेवती खुशी खुशी रहने लगती हैं।